जय हिंद बच्चों। बेटा आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 144। इस क्वेश्चन को जिसने प्रॉपरली समझ लिया उसका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमारा क्वेश्चन कहता है टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स फॉर्म ए क्लोज सिस्टम हुज सेंटर ऑफ इनर्शिया इज एट रेस्ट। तो अपने क्वेश्चन के अनुसार ये दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों मिलकर के एक क्लोज सिस्टम बनाते हैं। अब क्लोज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नो फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम, है ना, फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ इनर्शिया का मतलब सेंटर ऑफ मास। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग, उससे पहले थोड़ा इस बात को समझते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये बात आपको ऐसे ही क्लियर है। अगला स्टेटमेंट है फिगर 1.36 इलस्ट्रेट्स पोजीशंस ऑफ बोथ पार्टिकल्स एट ए सर्टेन मोमेंट। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, और अगला पार्ट है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1। मतलब कि m1 यहाँ से मूव करते हुए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मूव करते हुए ऐसे जा रहा है या पहुँचा है, समझ लीजिए। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 इफ m2 इक्वल्स टू m1/2, है ना। m2 कितना है? m1/2 के बराबर है। देखो, अब इस कंडीशन के मदद से हम लोग सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकाल दें। चलिए ऐसा मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर है, ये x कह लो ऐसे। अगर मैं कहूँ सेंटर ऑफ मास से अपना m1 का डिस्टेंस r1 है और इस m2 का डिस्टेंस r2 है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो m1 छोड़ दो ऐसे ही, r1 को भी छोड़ दो, m2 को लिख दो तुम m1/2, ये r2। तो यहाँ से बेटा m1 कट जाएगा और आपका r2 जो है 2r1 आ जाएगा। तो एक कंडीशन यहाँ पे और मिल गया हमको। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। तीसरा पॉइंट हमको मिला कि r2 जो है 2r1 के बराबर होगा, राइट। और हमने देखिए ड्रॉ भी किया है। वैसे भी एक कॉमन सेंस है, और आप जब प्रॉब्लम बेसिक लेवल का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि अगर मैं 2 पॉइंट मासेज का एक सिस्टम लूँ तो उनका सेंटर ऑफ मास उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे लाई करता है, और वो जो हैवी मास है उससे ज़्यादा क्लोज होता है। तो यहाँ देखो m1 ज़्यादा है m2 से, इसे देखो यहाँ से क्लियर है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास इसके काफ़ी नज़दीक है, ठीक। अब चूंकि सिस्टम हमारा कैसा है? सिस्टम हमारा क्लोज है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो हमने पहले ही लिख दिया है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर वो स्टेशनरी था तो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर बाय द वे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में तो कहा गया है कि सेंटर ऑफ इनर्शिया जो है वो रेस्ट में है। मतलब सेंटर ऑफ मास कैसा है? रेस्ट में है। तो ये तो रेस्ट में ही रहेगा, ध्यान दो ना, तो ये रेस्ट में रहेगा। तो क्या क्या कंडीशन हो गया हमारे पास? पहली बात तो r2 2r1 के बराबर हो गया। दूसरा हमको निकल गया कि सेंटर ऑफ मास भैया जगह छोड़ेगा नहीं। और तीसरा हम पहले से ही जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे लाई करेगा। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि m2 के ट्रेजेक्ट्री को हम ड्रॉ कर सकें। तो देखो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, और उसके लिए बेटा हमें चलना पड़ेगा दूसरे पेज पर। देखिए
मैंने जो है दोबारा से ऐसे बना दिया है। देखना जरा, यहाँ पे था तुम्हारा क्या M1, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था M2। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो चलो भाई, हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐसे बना दिया। इस सेंटर ऑफ मास को अब फिलहाल C से डिनोट कर दो। तो अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 2R1 के बराबर था। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था। अब क्या है कि M1 का ट्रेजेक्ट्री तो हमको पता है कि भाई M1 इस रास्ते से ऐसे मूव कर रहा है। तो चलो, मूव करते समय हम ये मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर M1 आपका यहाँ पर आ गया, M1 आपका यहाँ पर आ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस M1 के पोजीशन को सेंटर ऑफ मास से ऐसे ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ध्यान दो जरा, जो दो कंसेप्ट हमने निकाले थे यहाँ पर, उसी को यूज कर रहे हैं बार बार। यहाँ देखिए, अगर ये मान लो x, तो M2 का जो सेंटर ऑफ मास से इधर डिस्टेंस होगा वो 2x के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैंने कहा x, तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा से 2x बना देंगे, तो ये आपका हो गया M2। मैंने कहा था यहाँ से x, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा 2x, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा और मान लो कि तुम्हारा जो पार्टिकल है M1, वो चलो यहाँ पहुँच गया है, यहाँ M1 पहुँच गया। अब फिर से आप इसके पोजीशन को सेंटर ऑफ मास से ऐसे मिलाने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। जो डिस्टेंस ये है, सपोज करो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर ये डिस्टेंस y है, तो यहाँ से यहाँ तक 2y, लगभग ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका M2, है ना। इसी तरीके से आप थोड़ा बढ़ते चले जाएंगे और इंटरमीडिएट स्टेज को ऐसे प्लॉट करते जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि M1 जो है अब की बार थोड़ा यहाँ पे पहुँच गया, ये M1 पहुँच गया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने तो पहले से भी इसको बस ऐसे ड्रॉ कर देना है। जो डिस्टेंस ये मान लो Z है, तो ये डबल Z, कहने का मतलब यहाँ पर आ गया M2। अब की बार मैं M1 को देखिए यहाँ ले लेता हूँ एकदम एंड पर। तो जब एकदम एंड पे लेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे मान लो ये M1। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इससे ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। भैया जो डिस्टेंस ये है, मान लीजिए T है, तो यहाँ डबल T, तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ही ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम स्केल ले लें, स्केल का यूज करते हुए ड्रॉ करें। तो बेटा यहाँ से देखो M2 का पोजीशन यहाँ आ गया। अब जितने भी M2 के इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं, सबको आप स्मूथ कर्व के थ्रू जोड़ दो। अब स्मूथ का है अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ से बेटा चलेगा ये कुछ ऐसे, है ना, कुछ ये ऐसे, ये कुछ ऐसे आपका ये ट्रेजेक्ट्री हो गया। किसका, ये हो गया M2 का।